डॉक्टर अमित पासवान जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे पार्टी के, हमारे मतलब हम सबों के पार्टी के, बिहार के लगभग 14 करोड़ जनता का पार्टी जन स्वराज पार्टी के बिहार के महासचिव हमारे प्रिय मित्र पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी यहाँ उपस्थित हैं। जन स्वराज पार्टी नालंदा जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी और यहाँ उपस्थित हैं हमारे बाएं तरफ प्रभारी नालंदा जिला के प्रभारी कुशवाहा जी, इंद्रदेव कुशवाहा जी, दिनेश बाबू बैठे हैं और आप साथी दानिश खान, हरचंद्र सिंह जी, दानिश खान, दानिश साहब हैं। आप सबों का पार्टी की ओर से तहे दिल से स्वागत है और बिना समय बर्बाद किए हम लोग चाहते हैं कि सीधा जिनका सुनने के लिए पूरा बिहार व्याकुल रहता है, आप सभी लोग इतनी भारी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, पूरा कुर्सी भर करके ओवर हो गया। आप सुनना चाहते हैं सभी लोग प्रशांत किशोर जी को। मैं सीधा उनसे आग्रह करूंगा कि आप जिस बात को जनता को मैसेज देना चाहते हैं, ज्ञान की धरती नालंदा से, यहाँ ज्ञान का धरती नालंदा का मुख्यालय बिहार शरीफ है, यहाँ से जो आप उद्घोष करेंगे यहीं से बिहार के मुख्यमंत्री, नकारा मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हैं, जो 20 साल से कब्जा किए हैं, कुर्सी को कुर्सी बाबू बन गए। उनका यह गृह जिला है और उनके ही गृह विधानसभा क्षेत्र में इसके बाद एक जनसभा होने जा रहा है हरनौत बाजार में। वहां भी महती सभा को आदरणीय प्रशांत जी संबोधित करेंगे। इस जिला से जयघोष हो रहा है जन स्वराज पार्टी का। आप लोग जिंदाबाद कीजिए। जय बिहार, जय जय बिहार। मैं सीधा प्रशांत किशोर जी को देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी केडी यादव जी, पूर्व विधायक, और मेरे सभी सहयोगी जो यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर सभागृह में स्वागत है। जन स्वराज की ओर से मैं व्यक्तिगत तौर पर आपका अभिनंदन करता हूँ। पिछले 3 बरस से जब से मैंने जन स्वराज अभियान शुरू किया है, ये नालंदा की धरती पर मैं पहली बार आया हूँ। 3 बरस से मैं यहाँ पर आया नहीं। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पर राजगीर में, आप में से कुछ पत्रकार अगर उस समय सक्रिय होंगे तो नीतीश बाबू के साथ ही आए थे। आज 3 बरस इस अभियान के शुरू होने के बाद मैं नालंदा आया हूँ, पहली बार आया हूँ। हालांकि इस विचार से, इस प्रयास से जुड़कर बहुत सारे साथी आज नालंदा में जन स्वराज परिवार के हिस्सा हैं और आज इसकी शुरुआत हम लोग, चूंकि मैं नालंदा आ रहा हूँ, मैंने तय किया कि आज नालंदा जाएंगे, तो इसकी शुरुआत एक छोटी सी जनसभा हम लोग आज हरनौत में करेंगे और उसके बाद 11 तारीख से पार्टी का एक बहुत बड़ा अभियान हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, उसकी शुरुआत भी नालंदा नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिगहा से ही मैं करूंगा। वो इसलिए कि जो पार्टी का कार्यक्रम 11 मई से शुरू हो रहा है, उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तीनों ही नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ है। पिछले 3-4 वर्षों में आपने सुना, देखा, चर्चा करी जातीय जनगणना की। तो जिस जातीय जनगणना का रिजल्ट 2 अक्टूबर 2023 में आया, 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखा गया। 24 नवंबर 2023 को नीतीश बाबू ने घोषणा की कि जातीय जनगणना के आधार पर करीब 94 लाख परिवार, जिनको पिछले 25-30 साल में विकास की यात्रा में जो लोग छूट गए हैं, उन परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार के दर से मदद दी जाएगी। ये घोषणा नीतीश बाबू ने विधानसभा में की, उनके ट्विटर के हैंडल पर भी है, आप लोगों को भी पता है। उसके बाद 2 बजट बीत गया, अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। उस पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। कई बार जब हम लोग बिहार में घूमते हैं, लोग कहते हैं कि नालंदा में बहुत काम हुआ है, तो इसलिए मैंने तय किया कि भाई जो 2 लाख रुपया उनको प्रति परिवार देना है, कल्याण बिगहा नीतीश, नालंदा भी नहीं, कल्याण बिगहा नीतीश बाबू के गांव चलकर देखें
कि क्या किसी को 2 लाख रुपया मिला है कि नहीं। तो 11 मई को मैं आऊंगा और कल्याण बिघा से इसकी शुरुआत करूंगा। दूसरा उस आंदोलन का बिंदु है कि 2006 में नीतीश बाबू ने दलित महादलित का अलग अलग एक योजना उन्होंने घोषित, भैया 2006 में नीतीश बाबू ने महादलित परिवारों के लिए घोषणा की थी कि हर परिवार को जो होमलेस है, घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं, उसको 3 डिसमिल जमीन सरकार देगी। सरकारी जमीन से अगर नहीं मिलेगा तो खरीद कर देगी। पूरे बिहार में इस योजना में कुल 50 लाख दलित अति पिछड़े समाज के लोगों को घर बनाने के लिए जमीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन मिली। और अभी प्लानिंग कमीशन का एक रिपोर्ट आया है दिल्ली से, जिसमें बताया गया कि 2,34,000 में करीब करीब 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ पेपर पर ही ये जमीन मिली है। करीब मतलब आधे लोगों को जमीन अभी तक नहीं मिली। और ये बहुत बड़ी बात है। इसको भी देखने के लिए मैं जाना चाहता हूं कल्याण बिघा कि ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बात है कि सही में जमीन पर नीतीश बाबू के अपने गांव में भी दलित परिवारों को जमीन मिला है कि नहीं, किसी ये देखने के लिए भी कल्याण बिघा जाएंगे। तीसरा आंदोलन का मुद्दा है कि यहां भूमि सर्वे हो रहा है, नालंदा में भी हो रहा है। पूरे राज्य में लोग त्राही कर रहे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर भूमि सुधार का जो कार्यक्रम नीतीश बाबू की सरकार ने शुरू किया है, इसमें हर दिन हालात ये है कि कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें घर में परिवार में झगड़ा न लगे। जमीन के दाखिल खारिज में, रसीद कटाने में, जमाबंदी में, हर जगह लोगों को 10,000, 20,000, 25,000 रुपया घूस देना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि आप लोग तो पत्रकार हैं, रोज देखते होंगे कि बिहार सरकार में राजस्व विभाग जो है वो उनके जनता से धन उगाही का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। नीतीश बाबू का नाम सुशासन बाबू रखा गया है, इसी धरती से वो आते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि नालंदा में कल्याण बिघा में किसानों को या भूमि के मालिकों को घूस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ रसीद क्या बिना घूस के कट रहा है, क्योंकि लोग बताते हैं, जब मैं नीतीश जी के साथ था तो ये देखता भी था कि नालंदा के हर मामले को चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से देखा जाता है। तो अगर नालंदा में ये 3 बात सही पाई गई तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के दूसरे हिस्सों की क्या हालत होगी। तो 11 तारीख को पार्टी के इस कार्यक्रम का हस्ताक्षर अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिनमें ये 3 बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे कि जिन 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया आपने कहा था जातीय जनगणना कराकर उनको अभी तक 1 रुपया मिला कि नहीं मिला, या फिर जैसे मोदी जी का 15 लाख रुपया हर परिवार को देने का वादा जुमला साबित हुआ। आप भी ये मान लीजिए कि बिहार में भी आपने जुमला ही फेंका था। दूसरी बात, जिन महादलितों ने आपको आज 18-20 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया है, कम से कम आपके गांव के महादलितों को वो जमीन मिली है कि नहीं, नालंदा में उन लोगों को जमीन मिली है कि नहीं, ये देखने आएंगे। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि पूरा बिहार ये भूमि सर्वेक्षण के नाम पर, भूमि सर्वे के नाम पर जो धन उगाही हो रही है, क्या नालंदा कल्याण बिघा उससे अछूता है, हरनौत उससे अछूता है, अस्थावा में वहां नहीं हो रहा, ये देखने के लिए भी 11 को आऊंगा। और आज इसलिए आए हैं कि चूंकि जैसा मैंने बताया 3 बरस से यहाँ आए नहीं थे, साथ ही यहाँ रात दिन मेहनत करके जन सुराज की सोच को घर घर पहुंचाने में लगे हैं। तो ये मेरी भी जिम्मेवारी है कि हम आकर अपना कंधा उसमें लगाएं। इसी के तहत हम यहाँ आए हैं। अभी हरनौत में एक छोटी सभा करेंगे, उसके बाद मुझे आगे सिरघाटी जाना है। अब आपके जो सवाल हैं आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपके मित्र हैं, अभी बोले कि निकम्मा मैंने नीतीश कुमार को, तो 2005 के पहले जो सरकार चलती थी और चलाने वाले को क्या संबोधित करेगा? देखिए, शब्द तो उनके हैं, मैं उस तरह के शब्द प्रयोग के पक्ष में नहीं हूँ। हर आदमी का बोलने का अपना तरीका है। अब मैं बोलूंगा, विधायक जी अगर खुद बोलना चाहे। जहां तक आपने कहा कि 2005 से पहले की सरकार को क्या कहेंगे, बिल्कुल उसको तो हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने, बिहार की जनता ने उसको जंगल राज बताया। वो जंगल राज था लालू और उनके परिवार का, उनके गुंडों का, उनके बदमाशों का, रंगदारों का। वो गुंडा राज था, जंगल राज था। ये बात तो
कोर्ट ने कहा। ये बात बिहार की जनता ने पिछले 2005 से 20 वर्षों से ये दिखाया है। लेकिन वो राज बहुत खराब था, इसलिए अब कम खराब वाला अच्छा है, ये भी बात ठीक नहीं। नीतीश बाबू ने, जनता ने लालू जी के जंगल राज को नकारा, तभी तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। और 2005 से लेकर 2015 तक 14 तक नीतीश बाबू ने अपनी ओर से जो काम किया है उसको जनता ने स्वीकारा भी है, उसको रिवॉर्ड भी दिया है। वैसे मुख्यमंत्री हैं कैसे? यही नीतीश कुमार है जिनको जनता ने 2010 में 117 विधायक बिहार में जिताया था, क्योंकि उन्होंने काम करके कुछ दिखाया था। ये दिखा था कि काम हुआ है। मैं यहाँ मंच पर बैठा हूं, मैं ही आया था नीतीश कुमार की जीत में कंधा लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग 2014 में जब उनकी पार्टी को लोकसभा में झटका लगा, नीतीश बाबू ने पद छोड़ दिया था। नालंदा की धरती पर आपके सामने कह रहे हैं, जाके नीतीश कुमार से पूछ लीजिएगा, और आप लोग भी जानते हैं कि मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर एक तरह से राजनीति से किनारा कर लिया था। जब नीतीश बाबू के उन समय में कोई नहीं साथ में खड़ा हुआ, तब प्रशांत किशोर खड़े हुए, मैं आया, मैंने कहा कि सर आप मांझी जी को हटाइए, आप बनिए, हम लोग आपकी हर तरह से मदद करेंगे। और 15 में मदद भी की, और जनता के आशीर्वाद से नीतीश बाबू जीत कर भी आए। लेकिन 2014-15 के नीतीश कुमार और 24-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 में जिस नीतीश कुमार की मदद की गई, वो नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते थे। आज जिनका विरोध हो रहा है, उनकी सरकार अपराधियों के जंगल राज देखे हुए बिहार में आज अधिकारियों का जंगल राज चलाने के लिए दोषी बताई जा रही है। जिस नीतीश कुमार की हम लोगों ने मदद की थी, वो व्यक्ति था कि नेता के तौर पर वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, रेल मंत्री गैसल पश्चिम बंगाल में दुर्घटना हुई तो नीतीश बाबू ने पद से इस्तीफा दे दिया। ये कहा कि 200 व्यक्ति मर गए, कैसे मैं रेल मंत्री बना रहूंगा। आज वही नीतीश कुमार हैं, बिहार के कई हिस्सों में जहरीली शराब से दुर्घटना हो जाती है, लोग मर जाते हैं। नीतीश बाबू पॉकेट में हाथ डालकर हंसते हुए बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। जिस नीतीश कुमार का विरोध साथ दिया था, वो नीतीश कुमार थे जो चुनाव नहीं हारे थे। 2014 में नीतीश बाबू चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल लोकसभा में हारा था, लेकिन राजनीतिक मर्यादा उनमें बची हुई थी। उन्होंने दल से पद से इस्तीफा दे दिया। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार हैं जो चुनाव हार गए हैं। 243 के विधानसभा में सिर्फ 42 विधायक है, और उन लोगों के साथ जिसको अभी आपने पूछा जंगल राज, कभी आप लालटेन के साथ, कभी आप कमल के साथ, कभी कोई भी समझौता करके आप पद पर बैठे। तो लोकतंत्र में आपको ये बताया जाता है कि जब कोई नेता, जब कोई दल, कोई विचारधारा आपको पसंद आए, ठीक हो, उस पर भरोसा हो, तो आप उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट दीजिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन वही लोकतंत्र, वही संविधान आपको ये भी बताता है कि अगर वो दल, अगर वो नेता, अगर वो विचारधारा आपके आशानुरूप काम नहीं कर रही है, तो नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि उसका विरोध भी कीजिए। इसीलिए तो चुनाव 5 वर्ष पर होता है। नहीं तो एक बार आपने नालंदा में नीतीश कुमार को वोट दे दिया, एक बार बिहार में नीतीश कुमार को वोट दे दिया, फिर चुनाव की जरूरत क्या है? फिर तो जीवन भर वही रहेंगे। 5 वर्ष पर चुनाव इसीलिए तो होता है कि आपने 5 वर्ष में जो वादा किया वो किया पूरा या नहीं किया। जन स्वराज पर जनता क्यों विश्वास करे? जन स्वराज पर जनता बिल्कुल विश्वास न करे, क्योंकि अगर मुझे मान लीजिए कि कुछ गलत करना है, तो मैं कैमरे पर ये थोड़ी कहूंगा कि मैं आपके साथ धोखा करने वाला हूं। तो मैं तो मन से कहता हूं, आप मेरे भाषणों को सुनेंगे तो मैं तो मन से कहता हूं कि आप बिल्कुल प्रशांत किशोर पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जो पहले के नेता हैं, चुनाव से पहले तो हर आदमी अच्छा ही बोलता है। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आप हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आएंगे, हम सुधार देंगे। हम तो जनस्वराज में लोगों को ये बता रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए सजग होइए, ठीक से वोट दीजिए, जिसको देना है दे दीजिए। अभी हरनौत में भी यही कहेंगे, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए दीजिए। अब लोगों का ये सवाल हो सकता है कि भाई लोगों के बच्चों के पढ़ाई रोजगार देने से क्या होगा? बिल्कुल होगा। लोकतंत्र का यही चीज, यही बीज जो है, यही तो पिछले 3 साल से सिखा रहे हैं। जब लोगों ने बिहार में यहां पर 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया है मोदी जी को, तो कितना भी शासन व्यवस्था खराब है, 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है।
आपने हमने मंदिर के लिए वोट दिया तो अयोध्या में मंदिर बना है। आपने हमने बिजली और सड़क के लिए वोट दिया नीतीश कुमार को, तो देखिए बिजली सड़क आई है, बिजली जल रही है। लालू जी के राज में बिजली 10-10 दिन नहीं आता। जब लोगों ने यहाँ सिलेंडर के लिए मोदी जी को वोट दिया तो सिलेंडर का दाम भले 1000 हो गया हो, लेकिन सिलेंडर घर घर बटा है। लोगों ने जाति के नाम पर वोट दिया तो जाति की बात और जाति की गणना पूरे बिहार में देश में सबसे पहले कराई गई है। लोगों ने गुजरात में विकास की कहानी को सुनकर वोट दिया तो गुजरात में कहानी हो रही है, विकास हो रहा है। और नालंदा से, बिहार शरीफ से, पूरे बिहार से बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का मूल बात है, समझिए। आप वोट किसको देते हैं इसका इतना महत्व नहीं है। वो महत्व इस बात का है कि वोट किस बात के लिए देते हैं। तो हम लोग ये कह रहे भाई वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, उसके पढ़ाई और रोजगार के लिए दो, तभी सुधार होगा। अशोक चौधरी ने कहा है कि आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे क्योंकि आपने गलत बयान दिया। अरे भाई ऐसा है ना, ये हमको मानहानि और मुकदमा और FIR से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके FIR कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर से डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं? किसी सरकारी पद पर हैं? डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 गो गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा। हम किसी से डरने वाले हैं? गांधी मैदान से इसी सरकार ने हमको गिरफ्तार करने के लिए रात के अंधेरे में उठा लिया। 20 थाने के लोग मिलकर हमको अरेस्ट करने गए, कोर्ट में लेकर गया। क्या हुआ? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात बता रहे हैं। हमने BPSC के बारे में कहा कि BPSC से नौकरी बेची जा रही है, कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे, नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का। कर हिम्मत हुआ करने का? कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे तो जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। अभी देश में पहले का माहौल बना है। देश में भी आप इस बात पे कायम है कि अशोक चौधरी की बेटी को पैसे देकर के टिकट मिला? ये भैया पूरे बिहार में सरेआम चर्चा है। ये प्रशांत किशोर को कहने की जरूरत नहीं है। बिहार में गांव-गांव में भ्रष्टाचार है, जमीन के सर्वे में पैसा लिया गया। अब हम ये चर्चा आम है। अब पत्रकार होने के नाते आप खड़ा होकर कहिए कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो कोई आप पर मानहानि का मुकदमा कर ले। अरे भाई, ये चर्चा आम है और आप पत्रकार हैं, आपको हमसे बेहतर पता है जी। देश में पैनिक का माहौल बना हुआ भारत पाकिस्तान को लेकर, सिंधु जल समझौता को रद्द कर देने से क्या लगता है कि माहौल शांत होगा? भाई देखिए, कुछ अलग सरकार में देश में व्यवस्था है, पंचायती राज है, राज्य सरकारें हैं, देश की सरकार है। हर मुद्दे को हर जगह नहीं लपेटना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, ये केंद्र सरकार का मामला है। अभी 6 महीना पहले, साल भर पहले चुनाव हुआ है। देश की जनता ने एक व्यवस्था बनाई है, किसी को केंद्र में बैठाया। अब देश पर जो भी अगर कोई, भगवान न करे, कोई संकट आता है, कोई परिस्थिति बनती है, तो केंद्र की सरकार, पार्लियामेंट में बैठे हुए पक्ष विपक्ष के लोग, सब लोग बैठ के जो निर्णय लेंगे, देश की जनता उसके साथ खड़ी रहेगी। हर बात पर, हर स्तर पर टिप्पणी की जाए कि विदेश नीति पर क्या होना चाहिए, कूटनीति के मामले पर क्या होना चाहिए, सेना के काम पर क्या होना चाहिए। अरे भाई, उसके लिए देश में सत्ता बैठी हुई है, सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ जो हमारी जिम्मेवारी है वो बिहार की जनता के प्रति है। हम आज नालंदा हरनौत में आए हैं तो वो देखने आए हैं। हमारे विदेश नीति पर टिप्पणी करने से क्या होगा? निश्चित तौर पर जो घटना हुई है, देश भर में उसकी भर्त्सना हो रही है, हम लोग भी उसको निंदनीय मानते हैं, कहते हैं बिल्कुल गलत है। निहत्थे आदमी को आप मारिएगा और ये दिखाता है कि आतंक और आतंकवादी, ये सिर्फ राजनीतिक नारों से इनका खात्मा होने वाला नहीं है। पिछले 2-3 वर्षों से देश में एक माहौल बन रहा था, कुछ बनाने की कोशिश भी की गई थी कि भाई आतंकवादी यहाँ बिल्कुल खत्म हो गए, आतंक खत्म हो गया।
लेकिन पहलगांव में हुई घटना ने ये दिखाया कि नहीं, ये अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, ये लोग इतना सुधरने वाले नहीं है। और खासकर जिस तरह की व्यवस्था पाकिस्तान में है, वहां पर कहीं ना कहीं वहां से खुराफात होता ही रहेगा। इनको समुचित जवाब मिलना चाहिए। अब जवाब देने का तरीका क्या होगा, उसके लिए हम लोग की सरकार है, देश की जनता सरकार के साथ, पक्ष विपक्ष सबके साथ खड़ा है। इस पर कोई बहुत टिप्पणी की बात विवाद का कोई वजह है नहीं। सर क्या किसी दूसरे पार्टी के साथ है? नीतीश कुमार करीबी थे तो उनसे दूर। नीतीश कुमार से जितने करीबी हम पहले थे उतने ही करीबी आज भी हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि 14-15 में नीतीश कुमार जो बिहार को सुधारने के प्रयास में लगे थे, और ऐसा हम लोग को बिहार के होने के नाते दिख रहा था कि बिहार में सुधार हो रहा है, तो उनकी मदद कर रहे थे। आज लग रहा है कि नीतीश बाबू की वो हालत नहीं है, शारीरिक मानसिक तौर पर भी वो इस तरह से अब नहीं दिख रहा है कि वो बिहार का नेतृत्व कर सके। और अगल बगल के उनके लोग, सारे अफसर, सारे अगल बगल के मंत्री वो लूट मचा रहे हैं। वरना आप लोग तो खुद नालंदा के पत्रकार है, नीतीश कुमार जी की जो पहले आभा थी, जो उनका एक इकबाल था, जो एक राजनीतिक काम करने का तरीका था, उसमें और पहले और आज में बहुत फर्क है। अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई देखे नहीं रहा, जिसको जहां मन है सोच रहा है कि अब तो नीतीश बाबू 4-5 महीने के लिए है, लूट सको तो लूट, गंगा में पानी बह रहा है, जितना जिसको मन हो रहा है लूट रहा है। बिहार में पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, तो बिहार में थाने में घुसकर शराब तस्करों को छुड़ाने की कोशिश की गई है। बीजेपी के नेता अब देखिए, आपने ये बार साथी पूछ रहे हैं कि क्यों नीतीश जी का विरोध हो रहा है। यही नीतीश कुमार है जिनको लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जनता लेकर आई थी, और आज लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है, गांव में तो लोग भ्रष्टाचार का आलम यह है कि लोग कह रहे हैं कि भैया इससे बढ़िया तो लालू का राज था। यहाँ तक स्थिति आ गई है कि लोग, हम लोग पैदल चलते हैं तो लोग बताते हैं भैया कि लालू का बहुत खराब था, लेकिन कुछ स्थिति तो अब उससे भी बदतर हो गई। तो ये दुर्भाग्य है। और लॉ एंड ऑर्डर जो है, मैं फिर वही कहूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, क्योंकि नीतीश जी की शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल सरकार उनके कंट्रोल में हो। अगल बगल के लोग, जो व्यवस्था पहले से बनी हुई है, बिना ड्राइवर के गाड़ी कैसे चलेगा, या अगर ड्राइवर आधा सो रहा है तो गाड़ी कैसे चलेगी, कभी दाएं चलेगी कभी बाएं चलेगी, उस पर एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहेगा। विपक्ष कर रहा है, इतना खर्चा प्रशांत किशोर कहाँ से कर रहा है, बीजेपी फंडिंग कर रही है क्या? तो भैया यहाँ आपने कहा विपक्ष, यहाँ बीजेपी वाले तो पक्ष में ही हैं। तो ऐसा है कि अगर बीजेपी हमको फंडिंग करे तो नीतीश बाबू को बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी वाले तो उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं सरकार में। तो मतलब बीजेपी वाले पैसा देकर हमको अपने खिलाफ खड़ा कर दिए हैं। आप लोग नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा कर दिए हैं। तो भाई 243 सीट पर लड़ेंगे तो उसमें भाजपा एक भी सीट नहीं लड़ेगी इस बार चुनाव। आप एक मिनट रुकिए, इन्होंने कहा कि भाजपा वाले इनको फंडिंग दे रहे हैं। तो भाजपा वाले तो हम सब आज तक तो लोग यही बताता है कि बड़ा समझदार लोग हैं राजनीतिक तौर पर। कितना समझदार हो गया कि अपना पैसा देकर अपने कैंडिडेट के खिलाफ प्रशांत किशोर को खड़ा कराएगा। हम कोई चिराग पासवान की तरह ये नहीं ना कह रहे हैं कि हम खाली जदयू के खिलाफ लड़ेंगे। हम तो 243 पर लड़ेंगे, उसमें 100 सीट भाजपा भी लड़ेगी। तो वो 100 सीट पर भाजपा चुनाव हारना चाहती है। और इतना तो आप लोग मान रहे हैं ना कि भाई, जो मेरा सबसे भारी आलोचक भी होगा कि अगर जनसुराज का कोई उम्मीदवार खड़ा हो गया समीकरण के हिसाब से, जिस समीकरण की लोग यहाँ बिहार में बात करते हैं, तो जिसके खिलाफ वो समीकरण गया वो तो हरवे करेगा। 5-7 हजार 10,000 वोट भी अगर जनसुराज के कैंडिडेट ने ले लिया तो समीकरण वाला तो चुनाव हार ही जाएंगे लोग। लेकिन लोग चिंता में है कि सर आप करोड़ों की गाड़ियों में शौचालय जाते हैं, इतना पैसा प्रशांत किशोर लाता कहाँ से? ठीक बात है, करोड़। पहली बात तो भाई, जो जिसकी गाड़ी है उनका नाम उदय सिंह है, उन्होंने कैमरे पर यूट्यूबर को ही एक बताया, ज्ञानेश्वर जी को आपने देखा भी होगा, कि जो भी आदमी खरीदना चाहता है गाड़ी 9 लाख रुपया में उपलब्ध है, अभी थाने में बंद है। नीतीश कुमार की सरकार ने वो गाड़ी को जब्त किया हुआ है, वो भी कोर्ट से कल रिलीज का ऑर्डर हो गया। करोड़ों की गाड़ी। नीतीश बाबू यहाँ आते हैं किस चीज पर आते हैं? पैदल आते हैं। तेजस्वी बाबू, सुनिए ना, तेजस्वी बाबू जिस रथ पर चलते हैं उसका दाम पता है? दाम पता है? कभी पूछे हो? नहीं पूछे है ना। हमसे पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहाँ से आता है। बिल्कुल बताते हैं कहाँ से आता है। हम तो एमएलए नहीं ना है, एमपी नहीं ना है, बिहार सरकार में मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री नहीं है, बिहार में मेरा कोई उद्योग धंधा बिजनेस व्यापार नहीं है, बाबूजी हमारे टाटा बिरला नहीं थे,
नेता मंत्री नहीं थे, तो वहां से तो पैसा नहीं आता है। पैसा आता है 1 लाख बार बताया सरस्वती से। हिंदू धर्म को मानते हैं हिंदू, तो उसमें बताया जाता है कि बेटा पढ़ो, सरस्वती की कृपा होगी तो लक्ष्मी अपने आप आएंगी, ठीक है ना। तो जिस नालंदा के बेटा को आप लोगों ने, बिहार की जनता ने राजा बनाया है, उनका जब गाड़ी फंसा तो इसी प्रशांत किशोर से आए सलाह मांगने। तो जिसको सरस्वती की कृपा है उसको लक्ष्मी की कमी हो नहीं सकती, हम नहीं बता रहे, ये सनातन धर्म बताता है, शाश्वत सत्य है ये। तो हम लोग सरस्वती के उपासक हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी पराक्रम परिश्रम से जिसको सलाह दिया, जिसको मदद की, देश में इतने लोगों को मदद की है, अब उनसे कह रहे भाई हमको मदद करो। क्यों करो? इसलिए करो कि ताकि बिहार का गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको किसी बालू माफिया, शराब माफिया से पैसा न लेना। एजेंडा है बिहार का सुधार, एजेंडा है बिहार में शिक्षा और रोजगार, एजेंडा है पलायन पर रोक। अभी मधुबनी में प्रधानमंत्री आए, आप लोग भाषण कम सुने कि नहीं, हमको नहीं मालूम है, उनका भाषण जरा सुनिए। कह रहा है कि धोलेरा से बॉम्बे में जो फैक्ट्री लग रही है, वहां पर जाने वाले श्रमिक परिवारों के लिए एक नई ट्रेन की व्यवस्था बिहार में की जा रही है। मतलब फैक्ट्री लगेगा धोलेरा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, और लेबर को ले जाने के लिए हम लोग ताली बजा रहे हैं। हम लोग की स्थिति देखिए बिहार के लोगों की, कि हम लोग को ट्रेन मिला है। क्यों? कि यहाँ से श्रमिक परिवारों को जाने के लिए ट्रेन दिए हैं। अरे भाई, जब अंग्रेज भी तो यही करता था, अंग्रेज भी पहले देश से लंदन तक चलाता था पानी वाला जहाज, उस पर मजदूर भरकर लोग जाते थे। तो मतलब फैक्ट्री लगेगा गुजरात महाराष्ट्र में, और प्रधानमंत्री आकर कह रहे हैं कि श्रमिकों को जाने के लिए ट्रेन दिया जाएगा बिहार में। वाह रे भाई वाह। एक मिनट रुको भाई, इसको समझिए, इस बात को समझिए। बिहार के होने के नाते हम भी देश दुनिया घूमे हुए हैं। क्यों बिहार में भाई उसी सभा में मधुबनी में कह देते कि भाई चीनी फैक्ट्री बिहार में 4 लगाई जा रही है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री गुजरात के भी, प्रधानमंत्री बिहार के भी। गुजरात जब वो जाते हैं तो गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, फैक्ट्रियों की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, वहां की तरक्की की बात करते हैं। और बिहार आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मखाना बोर्ड, श्रमिक ट्रेन, 5 किलो अनाज, हिंदू मुसलमान। अरे भाई, ये दोष मोदी जी का नहीं है, ये दोष बिहार के लोगों का, हमारा, आपका है। हम लोगों ने अपना भाव इतना कम कर लिया है कि भैया 5 किलो अनाज दो, हम तुमको बोरा में भर के वोट देते रहेंगे। गुजरात के लोग भी 5 किलो, आप मोदी जी का कोई स्पीच हमको सुना दीजिए गुजरात में, जहां की वो ये कह रहे हो कि 5 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। गुजरात में जाकर अगर मोदी जी ये कह दे कि यहाँ से गुजरात के श्रमिक परिवारों को बिहार जाने के लिए ट्रेन चलाया जाएगा, आपको लिख के दे देते हैं, एक आदमी वहां वोट नहीं देगा। ये मामूली गलत बात है। आप ये कह रहे हैं कि बिहार के श्रमिक परिवारों को गुजरात और बॉम्बे जाने के लिए ट्रेन देंगे। भाई, हम लोग को ट्रेन चाहिए, लेकिन मजदूरों को भरकर भेजने के लिए नहीं, यहाँ से सब्जी भेजने के लिए, यहाँ से अनाज भेजने के लिए, यहाँ से सीमेंट छड़ भेजने के लिए, यहाँ से कंप्यूटर टेलीविजन बनाकर भेजने के लिए। अगर यहाँ से मोदी जी ने घोषणा की होती कि यहाँ से अब भैया एक रेफ्रिजरेटेड ट्रेन चलेगा जिसमें बिहार के किसान सब्जी भेजेंगे दिल्ली बॉम्बे, तब ना हम लोग मानते हैं। आप कह रहे हैं कि श्रमिकों के, ये उनके वक्तव्य है, मेरा नहीं है, देख लीजिए जाके वीडियो में। श्रमिक परिवारों के लिए, धोलेरा और बॉम्बे में फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक परिवारों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। और आप लोग भी खूब लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने 4 ट्रेन की घोषणा की। बिहार का यही औकात है। अरे ट्रेन भी देना है तो बुलेट ट्रेन देते। तो 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है गुजरात में। अब बिहार को क्या हो रहा है अनाउंस? वंदे भारत का 4 कोच, 1 पैसेंजर ट्रेन का जो 2 हफ्ते में 2 बार चलती थी, अब 4 बार चलेगी। रेलवे लाइन का दोहरीकरण। और पत्रकार यहाँ कह रहा है यही भारी विकास है कि यहाँ पर हमारा गांव के सामने हाल्ट पर ट्रेन रुकेगी, यही अब हम लोग का किस्मत है। इसी को मान लिया कि इससे ज्यादा तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। लगता है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि आप चुनावी मैनेजर हैं। अभी तो हमको कहे कि बीजेपी वाला आपको फंड कर रहा है, और अभी आप कह रहे हैं कि चुनाव, बीजेपी वाला कह रहा है कि चुनावी मैनेजर है। पहले आप लोग पत्रकारों में भी तय कर लीजिए कि विजय कुमार सिन्हा जी का बयान। अच्छा, विजय कुमार सिन्हा जी ने कहा, क्या कहा उन्होंने? हम चुनावी मैनेजर हैं।
तब विजय कुमार सिन्हा जी के लीडर, उनके आका या उनके जो लीडर यहाँ है कौन है? दिलीप जायसवाल जी है। दिलीप जायसवाल जी के लीडर कौन है? अमित शाह जी है। अमित शाह जी के लीडर कौन है? मोदी जी है। तो मोदी जी इतने मतलब के लीडर उनको जब सलाह लेना था, काम लेना था, तो इसी मैनेजर को बुलाए थे। तब विजय सिन्हा जी को पहले मोदी जी को पूछ लेना चाहिए था कि सर आप इतना बड़ा लीडर हैं, आप ऐसा प्रशांत किशोर ऐसा टुंडिया मैनेजर को काहे अपने साथ रखे थे? ये पूछिए जरा विजय सिन्हा से। आपने कहा रहा था सर कि बालू माफिया, शराब माफिया को बिहार को बर्बाद कर रहा है, क्या वो लोग आपकी पार्टी में शामिल होंगे या नहीं होंगे? मेरे भाई, पहली बात कि अगर बालू माफिया, शराब माफिया बर्बाद नहीं कर रहा है, ये अगर कह रहे हैं आप, तो आपकी बात, आप उसको प्रूफ कीजिए। हम लोग की पार्टी में जहां तक मेरी समझ है, हमारे पास कोई थर्मामीटर और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि हम लोग की पार्टी में इस तरह के चरित्र के लोगों की कोई जगह नहीं है और आगे भी नहीं होगी। एक अंतिम सवाल बस, वक्फ बिल पर आपको क्या कहते? वक्फ बिल पर पहले से बोला हुआ है, हम लोग इसके विरोध में हैं। उस कानून के मेरिट पर गए बगैर उस कानून में क्या अच्छा है क्या खराब है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन उसकी नियत, जिस नियत से उसको लाया गया है, उसको लेकर मेरा विरोध है। क्यों? क्योंकि वक्फ के सुधार के लिए अगर सरकार कोई प्रयास करती तो उसका मुस्लिम समाज भी स्वागत करता। वक्फ के सुधार के लिए सरकार का प्रयास नहीं है, उनका तो सिर्फ ये प्रयास है कि कोई एक ऐसा मुद्दा लाओ जिससे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना रहे। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। सीए एनआरसी लाया गया, ये बताया गया और कई पत्रकार बंधु समाज के वर्ग है कि सीए एनआरसी इसलिए लाया गया है कि देश से जो घुसपैठिए हैं, मुस्लिम घुसपैठिए, उनको हटाया जाएगा। फिर बताया गया कि नहीं, इसके साथ साथ जो हिंदू शरणार्थी हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, उनको लाकर यहाँ नागरिकता दी जाएगी। कुछ लोगों ने विरोध किया, हमने विरोध किया था, बहुत सारे लोगों ने उसका समर्थन किया। आज देश में वो कानून है। आप लोग जरा बीजेपी वालों से पूछिए, अरे भाई हिंदू शरणार्थियों को तो मदद करने वाले थे, सीए एनआरसी आने के बाद कितने हिंदुओं को अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लाकर सीए एनआरसी में नागरिकता दी गई है? क्या आपने प्रधानमंत्री या अमित शाह जी के मुंह से ये चर्चा सुनी? क्या यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री दूदू को बैठा हुआ कभी बोला ये बात? भाई सीए एनआरसी किसी हिंदू की मदद के लिए नहीं लाया गया था, वो बंगाल में चुनाव को पोलराइज करके जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू 1.5 करोड़ हैं उनका वोट लेने का एक सगुफा था, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का तरीका था। उसी तरह वक्फ का जो बिल है ये विशुद्ध तौर पर आपस में लड़ाने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच में विद्वेष पैदा करने के लिए, ताकि कोई ये ना पूछे कि भाई रोजगार कब दोगे, कोई ये ना पूछे कि 15 लाख रुपया कब दोगे, कोई ये ना पूछे कि बिहार में भी पलायन कब रुकेगा। अभी मधुबनी में प्रधानमंत्री आए, इतने पर देखिए इतनी बड़ी घटना हुई है, प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल रिस्पांस दे रहे हैं, पूरी इंटरनेशनल ऑडियंस सुन रही है, और प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वक्तव्य नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने तय किया कि बिहार में आकर वो वक्तव्य देंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव बिहार में है। भाई वक्तव्य जरूरी है, उसकी महत्ता जरूरी है। वक्तव्य में क्या कहा जा रहा है ये जरूरी है कि वो मधुबनी से कहा जा रहा है कि दिल्ली से कहा जा रहा है ये जरूरी है। होना तो ये चाहिए कि दिल्ली से प्रधानमंत्री ने घोषणा की होती कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन वो आकर कहेंगे मधुबनी से। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है। उसी दिन कानपुर का प्रोग्राम प्रधानमंत्री ने कैंसिल किया है, लेकिन मधुबनी में आएंगे। मधुबनी में आए, स्वागत है। बिहार की गरीब जनता को कुछ दिया या नहीं दिया, आपके हमारे पैसा से लोगों को बुलाकर, भीड़ जुटाकर, और हम लोग को बता रहे हैं कि बिहार के श्रमिकों के परिवार के बच्चों को गुजरात और महाराष्ट्र जाने के लिए ट्रेन दिया जा रहा है। इस बात का विरोध हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।